कुफर को ज़वाल आ गया, अहले हक को रोशनी मिली। कुफर को ज़वाल आ गया, जिस घड़ी अरब के बीच में आमुना का लाल आ गया। कुआसा जो है ना जिस इसकी वजह से तो घड़ी लाइटिंग अरब के अंधेरा लग रहा है बीच ये थोड़ा में सुन रहा हूँ आमुना का कौन सा लाल आ गया। जिस घड़ी अरब के बीच में अरे आमुना का लाल आ गया। यूं लगे यूं न दिल की बात मानिए, सुन्नतों पे जान दीजिए। यूं न दिल की बात मान सदा अजान की कहे, यूं लगे बेलाल आ गया। जब सदा अजान की कहे, यूं लगे बेलाल आ गया। जब सदा अजान की कहे, अरे यूं लगे बेलाल आ गया। अहले हक को रोशनी मिली, कुफर को ज़वाल आ गया। हम पे क्यों न शुक्र फर्ज हो, हम पे क्यों न शुक्र फर्ज हो, क्यों न हम तराना गुनगुनाए। हम पे क्यों न शुक्र फर्ज हो, क्यों न हम तराना गुनगुनाए। जुल्म का अंधेरा छट गया, अदल का हिलाल आ गया। जुल्म का अंधेरा छट गया, अरे अदल का हिलाल आ गया। उनके जैसा कोई भी नहीं, उनके जैसा कोई भी नहीं, है वो रब के आखिरी नबी। उनके जैसा कोई भी नहीं, है वो रब के आखिरी नबी। हाँ वो रब के मिसल हो, हाँ वो रब के मिसल हो, कैसे ये ख्याल आ गया। अहले हक को रोशनी मिली, कुफर को ज़वाल आ गया। जिस घड़ी अरब के बीच में आमुना का लाल आ गया। जिस घड़ी अरब के बीच में आमुना का लाल आ गया। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारकल्लाह। माइक्रोफोन है क्या आवाज नहीं आ रही शेख का। कासिम साहब का आवाज नहीं। शेख किधर गए शेख कासिम साहब? सब हो गए हैं। चलो कुछ सुन नहीं रहा हूँ मसला ये है
मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, मेरे मोबाइल में समस्या आ गया अचानक। ये सबके यही हाल है, उधर ही से आवाज नहीं प्रॉब्लम आ है। रही है। तो हेलो, शेख कासिमी की तरफ से प्रॉब्लम है। कासिम भाई की आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अभी जा रही है आवाज। हाँ सही है माशाल्लाह सही जी, है। अब आ रही है आवाज। बताइए, मैं बोल बोल के मुंह पका लिया और अभी तक मेरी आवाज नहीं गई। मैसेज किया था मैं। अच्छा अच्छा। असल में चारों तरफ ध्यान नहीं रह पाता है। चलिए माशाल्लाह, हमारे भाई ने अभी मुश्ताक साहब ने बहुत बेहतरीन ये नज़म हमें सुनाई, नात शरीफ। और आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो साबिक़ वज़ीर और संसदीय नेता और माने जाने हस्ती जनाब जाकिर हुसैन साहब हैं, जिसे आप सब जानते होंगे। और मेरी यहाँ पर उनसे मुलाकात भी है, बात भी है, उनकी मैंने कई खिताब भी सुना है। और माशाल्लाह बहुत मजे हुए नेता हैं और मुसलमानों के कह लें कि एक तरह से बहुत बेहतरीन रहनुमा है ये, जिनकी तकरीरें मैंने सुनी है। और मैंने अपने सदाए आम से इसको एक मरतबा इसका जो क्या कहते हैं, मैंने उसका इंटरव्यू भी नशर किया था, वो भी थे। और साथ में हमारे वो क्या कहते हैं कि शमीम मियाँ अंसारी साहब भी थे, जो नेपाल मुस्लिम आयोग के सदर हैं। इंशाल्लाह बाद में उनको भी बुलाया जाएगा। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि हज कमेटी के जो सदर हैं वो भी हमारे साथ जरूर आए। और जो भी परेशानियां हम लोगों को मुसलमानों को नेपाल के अंदर जो भी दिक्कतें हो रही है, हम चाह रहे हैं कि हम सब मिल बांट करके इस मसाइल का सामना करें और इन सारी चीजों से हम लोग जो है अपने आप को छुटकारा दिलाएं। और हम लोग मुसलमान किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इस सारी चीजें हमारे सामने आए। और क्या कमी और क्या बेसी महसूस कर रहे हैं, क्या हमारी तनज़्ज़ुली का हम क्या सबब है, वो सारी चीजें हम चाहते हैं कि हमारे सामने आए और हम सब मिलजुल करके इसका मुकाबला करें। आज हमारे सामने जो हमारे संसदीय नेता हैं जनाब जाकिर हुसैन साहब, मैं चाहता हूं कि वो सबसे पहले अपना जो भी वो बयान करना चाहते हैं, जो वे देना चाहते हैं, वो जरूर हमें पहले दें। उसके बाद इंशाल्लाह मौका मांग के बाद सबको इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। और क्या कहते हैं कि उसके बाद आप लोगों को हक होगा कि आप जाकिर साहब से सवालों जवाब भी कर सकते हैं, अपनी मालूमात में इजाफा भी कर सकते हैं। तो मैं दावत सुखन देता हूं अब जाकिर हुसैन साहब को कि आप जो है अपने बयान को और अपने खिताब को शुरू करें। जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, सबसे पहली वालेकुम बात ये है सलाम कि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तकरीर क्या करूं, यहाँ मैं कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ। बहुत मुश्किल से माइक उधर घुमा के मैं थोड़ा सा सुना। कासिम साहब कुछ फरमा रहे थे। अब मैं तकरीर से भी ज़्यादा ये होगा कि मैं कोई तैयारी उस तरह का नहीं है मेरी, है ना, कि मैं आपको कोई तकरीर करूँ किसी टॉपिक पे। मुझे कल कासिम साहब बता रहे थे कल परसों के इसी तरह के जो जैसे मदारिस के बारे में हो या कानून के बारे में नेपाल सरकार क्या कर रही है, तो इस तरह की बातें हैं कुछ जो मैं सामने में रख देता हूँ, जो मेरे इल्म में है। कोई बात मान रखो तो आप लोग सवाल करेंगे तो मैं जो इल्म में हो मैं वो जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे जी जी पहले सबसे ज़्यादा जो सवालात होते हैं ना नेपाल में, और ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया वगैरह में हमारे मुसलमान भाई लिखते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी लोक सेवा आयोग का क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट होता है नौकरी के लिए, या पुलिस में होता है या मेडिकल एडमिशन में कहीं भी, सैनिक में, है ना, शिक्षक सब में। तो उस वक्त सवाल उभरता कि मुसलमानों का कोटा क्यों नहीं है? मधेसी का है, जनजाति का है, दलित का है, महिला का है ना, तो मुसलमानों का नहीं है। जबकि नेपाल का संविधान 2072 का जो संविधान अभी का जो संविधान है, उसमें मुसलमानों को भी समानुपातिक हक को स्थापित किया है संविधान में, ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि 3 साल हो गए हैं, संविधान तो बन गया, संविधान में कुछ चीजें मुसलमान के लिए आ गए हैं, लेकिन उस संविधान एक मूल कानून होता है। मूल कानून के बाद जो कई एक आइन है, नियम कानून है जो बनना उस संविधान के तहत बनना है, वो नहीं बन पाया अभी। जैसे एक एक आइन है निर्वाचन संबंधी आइन, तो वो आइन में पहले क्या था, मधेसी का कुछ कोटा दे दिया गया था 2063 के संविधान के मुताबिक। 2063 का जो संविधान है था, उस संविधान के मुताबिक एक आइन बना था। उसके मुताबिक अभी तक वो कोटा मधेसी को मिल रहा है, जनजाति को मिल रहा है। 2072 का संविधान आया तो वो आइन प्रतिस्थापित होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो वो चेंज होने का काम अभी तक संसद ने, पार्लियामेंट ने नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से कोई भी विज्ञापन होता है तो मुसलमान को अलग-अलग, यानी मुसलमान का अलग ही 4, 3, 2% जो भी बने, वो नहीं मिल पाता है।
तो मुसलमानों को चाहिए कि अपना वो कानून बनाने में लड़े, राज्य से, स्टेट के साथ लड़े। जो लीडर्स हैं अपने-अपने पार्टी में लड़े, सरकार से लड़े या आम आवाम जो है वो भी इस बात को उठाए, तो ये नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही कमज़ोर 3 साल से तो बिल्कुल ही कमज़ोर, इससे पहले कुछ मूवमेंट मुसलमानों ने किया नेपाल में, ठीक है? 2065 के बाद 68 से 72 तक में अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है, 3-4 साल, जिसके वजह से संविधान में कुछ चीज़ आया, हमारा पहचान को स्थापित किया गया, मुस्लिम समुदाय का अलग ही अलग-अलग पहचान, जहाँ पे जनजाति, थारू, मधेसी, दलित और महिला लिखा गया संविधान में, वहीं-वहीं पे मुस्लिम शब्द को भी लाया गया है। तो लाया तो गया लेकिन उसके मुताबिक का ऐन बनना बाकी, जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही। अब दूसरी एक टॉपिक पे जाता हूँ मैं, मदरसा। मैंने नेपाल के मदारिस के बारे में 2 बार गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च किया, 4-4 महीना लगा के, ठीक है? अभी भी मैं 1 साल पहले एक रिसर्च किया था। तो मेरा जो मानना है, मैं लगभग नेपाल का जो बड़े मदारिस है, मुझे लगता है कि 90% में मैं पहुँचा हूँगा, छोटे-छोटे मदारिस में भी बहुत ज़्यादा, लेकिन बड़े में तो 90% से भी ज़्यादा मदारिस में पहुँचा। जो लोग हैं, जो मदारिस चलाते हैं, देखिए एक है 2-3 क्लास तक का मदरसा मकतब दत्ता कर लिया नगर पालिका में या इससे पहले शिक्षा कार्यालय में, और उस मदरसा का जो क्या कहते हैं उसको, लीडर होंगे चलाने वाले, वो कौन होते हैं? अनपढ़ गँवार, जो 5 क्लास भी नहीं पढ़ा है, वो लोग उसका अध्यक्ष होते हैं। कौन लोग? जो छोटे-छोटे लीडर होते हैं गाँव घर में, वो लोग, जिसको मदारिस पता नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं पता मदरसा शिक्षा से उसका एजुकेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो लोग इसका सदर हो जाते हैं, चलाते हैं। पूरे नेपाल का ये कहानी है, पूरे नेपाल का, है ना? तो ये लोग छोटे-छोटे मदारिस चलाते हैं, जो बड़े मदारिस चला रहे हैं, वो पढ़े-लिखे लोग हैं। ज़्यादातर उलमा भी है उसमें, लेकिन उलमा का जो सोच है, वो मैंने 2 किस्म से पाया। एक, जैसे आपको हिंदुस्तान में देख लीजिए आप, नदवतुल उलमा है या इस टाइप के बड़े-बड़े जो मदारिस हैं, जो टॉप लेवल का जो एक फ़िक्र देता है ना, तो ऐसे मदारिस के जो बड़े लोग हैं इंडिया में, जो सोच है वही सोच नेपाल में भी देखिए। वो क्या, जैसे इंडिया में आप देख रहे होंगे मदरसा बोर्ड है, बिहार मदरसा बोर्ड, यूपी मदरसा बोर्ड, उड़ीसा मदरसा बोर्ड, सिक्किम मदरसा बोर्ड, इस तरह का एक मदरसा बोर्ड है स्टेट लेवल पे जगह-जगह। तो वो मदरसा बोर्ड में सरकारी करिकुलम लागू होता है, सरकारी हिसाब से उसको पैसे भी मिलते हैं। तो एक उस तरह के लोग वो मदरसा को चलाते हैं जो सरकार से, और वो मदरसा को जनरलाइज़ कर दिया उन्होंने। दूसरा मदरसा कौन है? जो कह रहा है कि मदरसा का ओरिजिनल शनाख्त जो है वो बाकी रहना चाहिए। इसलिए हम रजिस्टर्ड में नहीं जाएँगे, हम सरकार से नहीं मिलेंगे। तो खुद मुख्तार मदारिस, असल में देखा जाए तो हिंदुस्तान में खुद मुख्तार जो मदारिस है वही डेवलप्ड है, वही बहुत मजबूत है, और उनका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में है। लेकिन जो गवर्नमेंट में का जो मदारिस है उसमें आप सुनते होंगे कि वहाँ से सर्टिफिकेट बिकता है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसका संख्या भी बहुत ज़्यादा है। नेपाल में भी सेम वही है। नेपाल में जो बड़े मदारिस है वो कहता है कि हम खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, सरकार के इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हमारा अपना कानून है, अपना क्या कानून कहते हैं, अपना करिकुलम है, अपना निसाब है। उस निसाब में ज़्यादा मुदाखलत गवर्नमेंट की नहीं होना चाहिए। ये बड़े आलिम, बड़े उलमा और बड़े मदारिस का मानना है। ये जो छोटे मदारिस है जिसको 3, 4, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपया नगर पालिका से या जिला शिक्षा कार्यालय से या कभी-कभी शिक्षा मंत्रालय से पैरवी करके लेना है। ऐसे मदारिस ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो भी करिकुलम देता है मैं उसी पे काम करूँगा। तो ये 2 फ़िक्र है, जो बड़े मदारिस है, जो डेवलप है, जो कुछ कर सकता है, वो गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहता है, शर्त के साथ जुड़ना चाहता है। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं शर्त तो लगाऊँगा, बिना शर्त का तुम स्टेट के अंदर में काम कर रहे हो, तो स्टेट से स्टेटलेस होके तुम काम नहीं कर सकते। स्टेट के अंदर में रह के काम करना होगा। तो एक बहुत बड़ा ये लड़ाई है, जिसको ये कहिए कि मुसलमानों की तरफ से वो लड़ाई लड़ना है लेकिन लड़ नहीं पा रहे हैं। वो एक ही फैसला लेना वो भी नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा वो है, समस्या है कि आप गवर्नमेंट के साथ आप ये कह रहे हैं कि मेरा सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंट हो, तो फिर गवर्नमेंट के अंडर में रहना पड़ेगा आपको ना। इक्विवेलेंट लेना चाह रहे हैं आप, समकक्षता लेना चाह रहे हैं, आप मदरसा से पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने आलिमियत किया, फजीलत किया और मेरा सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट का करिकुलम को मानना होगा, ये शर्त है उसका। तो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट का करिकुलम को कोई मदरसा बोर्ड जो रजिस्टर्ड है, उसका तो हो जाता है, लेकिन जो बड़े मदारिस है उसका नहीं हो पाता। लेकिन व्यावहारिक रूप में होता भी है, व्यावहारिक रूप में कहीं-कहीं हुआ है ना? जैसे मदीना में यूनिवर्सिटी है, उसमें हिंदुस्तान के बड़े-बड़े मदारिस से जो पढ़ के जाते हैं उसका एडमिशन हो जाता है। तो वो व्यावहारिकता में आपको दे रहा है, कानूनन तो नहीं होती, क्योंकि वही मदीना यूनिवर्सिटी जब पास करके आप नेपाल में आते हैं,
वो तो इंटरनेशनल है, लेकिन आपको नेपाल में उसका बैन है। तो इस तरह के मदरसा के बारे में ये समस्याएं हैं। मैं शॉर्टकट में इतना कहा मैंने आपको, कुछ बातें रखिए तो मैं उनका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत बेहतर, आपने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई और मदरसे के ताल्लुक से बहुत ही अच्छी बातें बताकर आपने जो बहुत बेहतरीन रहनुमाई भी कर दी हम लोगों को। और ये हकीकत भी है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, जो धारे पे हम लोग खड़े हैं, है ना। अगर हुकूमत से लेते हैं तो फिर उसके रूल्स को, उनके कानून को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम आज़ाद रहते हैं तो फिर वो हमारे सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। तो बीच का किस तरह से रास्ता निकले, है ना, कि हमारे सर्टिफिकेट का भी वैल्यू हो जाए और हमारे मदरसे का भी वैल्यू हो, तो किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि हम आज़ाद होकर के भी काम करें और हमारे सर्टिफिकेट का वैल्यू, उसके लिए कोई क्या तरीका हो सकता है, उसको भी आप बताएं, ताकि जो उसके ऊपर हमारे जो अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना, तो वो किस तरह से आखिर मुमकिन हो सकता है जाकिर साहब। हेलो, जी जाकिर भाई बोलिए, देखिए उसके लिए सर, क्या मैंने मुमकिन है। पहले तो क्लियर होना पड़ेगा हम लोगों को कि हम किस स्टाइल में जाना है, किस विधि के साथ जाना है। गवर्नमेंट के साथ दूर के जाएंगे तो आपका वैलिड होगा। यहाँ फिर दो सवाल है। एक मदरसा है, मान लीजिए नेपाल में, वो क्या करता है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर, एक मदरसा का मिसाल ले लेते हैं, एक रजिस्टर्ड हो जाता है और वो करिकुलम बनाता है, गवर्नमेंट उसको मान्यता दे देती है, चलो ये करिकुलम के साथ पढ़ा हो। उसने क्या किया, आलमियत फजल की मदरसा बनाई और चला लिया, तो वो सर्टिफिकेट के साथ वो नेपाल में कहीं फाइट कर ले। लेकिन उसके लिए तो फिर रजिस्ट्रेशन में जाना होगा, करिकुलम को मानना होगा। सारे करिकुलम जो मदरसा में होता है उसी तरह से वो चले नहीं देगा, वो तो उसमें सारे सब्जेक्ट रखवाएंगे। सारे सब्जेक्ट रखवाएंगे तो फिर आपका जो, जैसे एक बड़े मदारिस है अभी अभी का सिचुएशन में, उसमें जिस तरह की अरबी पढ़ाई होती है, उसमें जिस तरह की दौड़ा होता है या कुरान की स्टडी होती है, तफसीर पढ़ते हैं आप, बहुत डिटेल में तारीख पढ़ते हैं ना, फिक़ह पढ़ते हैं, उतना डिटेल में आप ये सारे सब्जेक्ट के साथ जाना आपको आसान नहीं है। तो उसको फिर दोनों को मिनिमाइज करना पड़ेगा। फिर मदरसा में जो क्वालिटी मिलता है आपको, वो क्वालिटी वो स्कूल नहीं दे सकती, वो नहीं दे पाएगा ना। जैसे हिंदुस्तान का ही मिसाल ले लीजिए, सरकार के साथ जो इन्वॉल्व हो गया, वो मदारिस का क्वालिटी, मदरसों का वो उलमा के साथ करेंगे तो उसका क्वालिटी वो नहीं है, उनके साथ खड़ा नहीं हो पाएंगे। एक आध का मिसाल छोड़िए, एक आध को हम ऐसे भी बिना पढ़ मदरसा में जाके भी लोग तकरीर कर लेते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रख लेते हैं, वो अलग बात। लेकिन जनरली वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो देखिए, मेरा जनरली जो लीडर्स होता है, ये बेचारे, तो मेरा फर्क विचार है इस मामला में। जनरली लीडर से पूछेंगे तो सीधा कहेगा आपको, नेपाल में 99% की बात कर रहा हूँ मैं, कहेगा कि मदरसा को सबको दर्ता करा देना चाहिए और सर्टिफिकेट के वैल्यू होने चाहिए। जब आप वैल्यू होने के लिए दर्ता कराओगे तो सारा कानून लागू होगा, आपका सारा जायदाद जमीन सरकार का होगा ना। जैसे एक कॉलेज का सारा जायदाद सरकार का होता है, आपका भी होगा। या आप प्राइवेट बनाइए, तो प्राइवेट बनेंगे तो प्राइवेट में भी सरकार का लाइनिंग है ना, लाइन है, उसका करिकुलम क्या बना उसके मुताबिक जाना होगा। प्राइवेट कॉलेज में आप कंपनी रजिस्टर्ड में जाके दर्ता कराइए, जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल, सॉरी, जो बोर्डिंग स्कूल्स है या कॉलेज है प्राइवेट, उसी तरह से आप मदरसा के नाम से दर्ता करा लेंगे। लेकिन करिकुलम यानी पाठ्यक्रम वही रहेगा जो सरकार तो का रहेगा, उसके मुताबिक जाना होगा। तो क्या सरकार का जो करिकुलम वो मदरसा के मुताबिक है? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही नहीं है। वो ऐसा ऐसा अगर कराते हैं आप, तो कल जैसे 11-12 क्लास तक करा भी लेते हैं, तो उसके वो हायर एजुकेशन में नेपाल के स्टूडेंट फिर वो फेंका पढ़ने के लिए कोई नहीं जाएगा, कोई मुफ्ती बनने के लिए नहीं जाएगा, कोई बड़े आलिम बनने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसको देखेगा यहाँ पे तो रोजगार है भाई। वो फट से चला जाएगा कहाँ, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनने के लिए। तो मदरसा का असल चीज है, वहां से फिर वहां आप कमजोर हो जाएंगे। बड़े आलिम उलमा आपके पास नहीं निकलेंगे, नहीं, वहां से पढ़ ही नहीं पाएगा। ये मसला है। तो दोनों को कंबाइन करके जा सकते हैं। उसके लिए आप सरकार के साथ जाके उनको वही कि आपका जो संपत्ति होगा, या तो प्राइवेटाइजेशन कीजिए या तो आप सरकारीकरण कीजिए। दोनों नहीं कर सकते आप। प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो कोई व्यक्ति के नाम में जाएगा, सरकारी करेंगे तो सामुदायिक सरकार का, जैसे अभी मदरसा जो रजिस्टर्ड हुआ है तो सरकारी हो गया, उसमें सरकार का ही कानून लगेगा। वो आप दोबारा कहेंगे कि उसको मैं फिरता ले लूं, नहीं हो पाएगा, सरकार का है। यानी आवाम ही चलाएगी। जो सरकारी स्कूल होता है वो भी आवाम का ही होता है, वो लोकल के जनता का होता है, लेकिन उसमें सरकारी कानून चलता है। ये बड़ा मसला है नेपाल में, जिसको सॉल्व करना आसान नहीं है। और जो कई फिक्र के लोग हैं ना नेपाल में, मसलकी तौर पे सब उलमा एक जगह होके, तो जब तक एक ही विचार नहीं बनाएगा, इसका हल मेरे ख्याल से नहीं होगा। और कई बार बैठने की कोशिश किया गया है, 20-25 साल में 8-10-20 मीटिंग, करीब 10-15 मीटिंग हमको लगता हुआ है। 8-10 मीटिंग में तो मैं खुद शामिल हूँ, बड़े बड़े उलमा उसमें जमा होते हैं, लेकिन कोई निचोड़ कभी नहीं निकल पाता है। जी
तो मैं ये कह रहा था जैसे एक चीज और बता दें कि जैसे अभी हमने मदरसा हमारा खुला हुआ है, चलिए छोड़े मदरसा को, लेकिन हम अगर किसी कॉलेज का दर्ता करवाते हैं, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का अभी रहने दें, अगर होगा तो बाद में बात करेंगे यूनिवर्सिटी का भी, लेकिन कॉलेज का अगर हम दर्ता करवाते हैं और हम लोग मिल करके किसी कॉलेज को चलाते हैं, तो क्या वहाँ पे ये मुमकिन है कि वहाँ पे हम कोई एक सब्जेक्ट वहाँ पे उर्दू का भी रख लें या अरबी का? जी जाकिर भाई। हेलो जाकिर साहब, सुन रहे हैं आप? उनका नेटवर्क जरा कमजोर है मेरे ख्याल से, इसीलिए जरा ऐसा हो जाता है। हाँ, अब्दुल शहजाद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी की सदारत है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और आप इस मुतालिक से कुछ पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें, है ना, मदारिस के ताल्लुक से भी और किसी और ताल्लुक से भी, है ना, तो पूछ सकते हैं उनसे अगर वो आएंगे अभी तो। इंशाअल्लाह पूछेंगे। और हाँ मेरी राय ये है कि इस तरह के कोई भी आते हैं तो पहले लोगों को मौका दिया जाए, जिनको पूछना है। लास्ट में जो है खुद जो है चंद चीजों को, जो अहम चीज हो, जो लोग ना पूछ सकें, तो उनको रखें सामने में, तो ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले लोगों को, मेरे पास भी चंद सवाल हैं, उनसे मैं चाहता हूँ कि पूछूं, लेकिन यह है कि वो अभी ऑनलाइन नहीं है। आ जाएं तो फिर जो है पूछते हैं। मैं ये वो रहे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, वो सुनेंगे मेरी बात को, तो उसका जो है जवाब सही दे सकते हैं। कासिम भाई। जी जी, होंगे, वो कोशिश करेंगे, अभी आएंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसका थोड़ा कासिम नेटवर्क भी भाई। कमजोर था इसीलिए। जी अब्दुल वाहिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। ये हमारे अब्दुल वाहिद साहब बहुत हमारे करीबी दोस्त हैं, और पिछले हफ्ते के खतीब भी थे ये तो, लेकिन मैं बैठ ही नहीं पाया, है ना, हमारे कई मीटिंगें थी और उसके बाद जो है अवार्ड का भी प्रोग्राम था, तो इसलिए जो है मैं इनके खिताब में नहीं बैठ पाया और न सुन पाया इनको। इंशाल्लाह बाद में सुनेंगे और बाद में भी इंशाल्लाह इनको मौका मिलता रहेगा। ये मदरसतुल इस्लाह चला रहे हैं अभी अपने यहाँ। जी अब्दुल वाहिद साहब, जी जी। कैसा लग रहा है अभी मदरसा चलाते हुए आपको नेपाल के अंदर, और क्या जरूरत आप महसूस करते हैं वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जिस माहौल में हम लोग मदरसा चला रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपके पास चाहे छोटे लेवल का कोई मदरसा हो, मसलन ये कि दर्जा 1, दर्जा 2, दर्जा 3 तक, या इससे ऊपर कैटेगरी के अगर कोई साहब चला रहे हैं मदरसा नेपाल में, तो ये ज़ाहिर-सी बात है, अव्वलन फर्स्ट हाफ में उसको दरता कराना पड़ेगा। बगैर दरता किए हुए अगर आप नेपाल में कोई भी अदारा चला रहे हैं, चाहे वो मदरसे की शक्ल में हो या कोई क्या है संस्था की शक्ल में हो, ये गैर कानूनी माना जाएगा। और गैर कानूनी की हालत में अगर खुदा ना करे कि कोई मामला आपके सर आ रहा है, तो आप यकीन मानें कि उसमें हम और आप मुजरिम साबित होंगे। इसलिए कि हमारे नेपाल का ये कानून है कि कोई भी मदरसा या संसद अगर कोई चलाना चाहता है, तो फर्स्ट ऑल ऑफ वो इसको रजिस्टर्ड कराए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ मदरसा, और हम लोगों ने मदरसे को रजिस्टर्ड किया और उसकी मुकम्मल एक पूरी कार्रवाई होती है। और जहाँ पे जो मदरसा है वहाँ के वड़ा कार्यालय से सिफ़ारिश लेकर के, फिर उसके बाद में एक कमेटी गठन करके, और उस कमेटी गठन के साथ-साथ सारे सिफ़ारिशात जितने भी हैं सब लगा करके कागज़ात आप लेकर के जाएँ और धरता कराएँ। तो उसमें क्या होता है कि आप कानूनी तौर पे महफूज़ रहते हैं, और जो भी इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो मुकम्मल तौर से आपकी मदद करती है। ये हम लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि यानी सालाना बजट भी हम लोगों को मिलता है, और इसी तरीके से गाहे-बगाहे कभी ऑफ़िशियल खर्च, और उसके बाद में विद्यालय या विद्यालय के सुधार, और इसी तरीके से उसकी मरम्मत। हम अकेले हो, हम निकल कोई साहब बोल रहे हैं बीच में? जी। ढूंढ भी तो बंद कर रहा हूँ लेकिन उसका बंद नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है। अंदर में छो तो तोरा जार लागे छो। भाई आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए भाई साहब, समीउल्लाह। बोलवे द्वारा नहीं बंद। माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें, बात करते हैं तो माइक बंद कर लें। समीउल्लाह साहब, जी। आप अपना माइक बंद कर लीजिए ना, मैं यहाँ से कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। जी। आवाज़ आ रही है मेरी अब? जी अभी उसका बंद हो गया, चलिए अभी आपकी आवाज़ आ रही है।
हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि यानी दरता करने के बाद जितना जो कुछ होता होता है गवर्नमेंट से वो हमें दे रही है। मसलन ऑफ़िशियल खर्च हुआ या बच्चों के ताल्लुक से बच्चों के ड्रेस का जो हुआ, कपड़ा हुआ या इसी तरीके से बच्चों के वज़ीफ़े का मामला है, ठीक है? तो ये जो भी इनसे हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये दे रहे हैं। लेकिन पहले ये है कि पहले हमें और आपको कानूनी दायरे में आना होगा। अगर हम और आप बगैर यानी दरता किए हुए मदरसा चला रहे हैं, तो यकीन मानें उम्मीद ही ना रखें कि गवर्नमेंट हमारी कुछ मदद करेगी। नहीं मदद कर सकती कि उसके यहाँ भी एक कानून है और एक ज़ाब्ता है। हम लोग यानी चला रहे हैं, हम लोग यानी समझ लें कि हर दूसरे तीसरे दिन नगर पालिका जाना पड़ता है, इसी तरीके से बड़ा कार्यालय में जाना पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि काम करना है। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो यानी हमेशा कागज़ात की ज़रूरत पड़ती है और इसी तरीके से कमेटी की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ ना कुछ होता रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह यानी नेपाल गवर्नमेंट के ज़रिया हम लोग बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में मदरसा चला रहे हैं। बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे हैं और जितना जो कुछ हो रहा है वो हमारी मदद कर रही है। अभी आपने जैसे कि कॉलेज की बात की है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की आपने बात की है, बहरहाल छोटा हो या बड़ा हो, यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, आप दरता कराएँ। दरता कराने के बाद हुकूमत इस बात के लिए मजबूर होगी कि वो आपकी मदद ना करे, वो लाज़िम आपकी मदद करेगी। आप उनसे कह सकते हैं, किसी मामले पे आप उनसे झड़प भी कर सकते हैं या जो भी तरीका हो आप सख्ती कर सकते हैं उनके साथ। एक मर्तबा क्या हुआ कि हम लोग मदरसा दरता कराने के बाद नगर पालिका में गए और वहाँ पे थोड़ी-सी एक साहब थे, उन्होंने कुछ ऐसे ही मतलब बातें हम हमारी बातें काट के करनी शुरू कर दी। मैंने अपने जेब से चाबी निकाली और मैंने वहाँ पे रख दिया। हमने कहा कि ये चाबी ले लीजिए और आप लोग चलाइए, हमने मदरसा दरता कर दिया, आप लोगों की ज़िम्मेदारी है अब। हमारी ज़िम्मेदारी जहाँ तक है हम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात कहने से उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नाराज़ ना हों और जो कुछ ताउन होगा हम आपको को देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यानी वो देते रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं और जो भी पैसा आ रहा है पूरे अकाउंट में सिस्टमैटिक तरीके से वो सब कुछ देखभाल कर रहे हैं। वहाँ के लोग कभी-कभी निगरानी करने के लिए भी आते हैं और डाटा वगैरह भी माँगते हैं। हम लोग पूरी मुकम्मल तौर से डाटा देते हैं। तो कहीं का कोई भी यानी नाज़िम हो या अध्यक्ष हो, पहले आप मदरसे को दरता कराएँ, स्कूल को दरता कराएँ और हुकूमत इस बात की भी इजाज़त देती है कि आप अपने मज़हबी जो भी निसाबात है उसको आप चलाएँ। उसके साथ-साथ नेपाल यानी हुकूमत की जानिब से जो इनके निसाब है उनको भी आप चलाएँ। मसलन नेपाली है और इसी तरीके से इंग्लिश है और गणित है और विज्ञान है। जो भी इनके सब्जेक्ट हैं आप उसको बराबर चलाएँ, ये मुकम्मल तौर से इजाज़त देते हैं। होता क्या है कि हमारे बाज़ मदारिस में जैसे जो बॉर्डरी इलाके में जो मदारिस हैं, उनमें क्या होता है कि अक्सर सिलेबस जो वो इंडिया के चला रहे हैं और उसके साथ-साथ धार्मिक जो सिलेबस हैं हमारे वो चला रहे हैं और उसमें देखा ये जा रहा है कि नेपाल का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो कागज़ात पेश करते रहते हैं, मदरसा भी धरता नहीं है। तो उनकी शिकायत होती है कि हम लोग हुकूमत से माँग कर रहे हैं, हुकूमत हमारी तरफ कुछ काम नहीं धरती है। तो सबसे पहले ये है कि भाई जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, उस मुल्क के जो है आईन को समझें, उस मुल्क के कानून को समझें, फिर देखें ना आप हुकूमत आपकी मदद कर रही है कि नहीं कर रही है। वो मजबूर होंगे आपकी मदद करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, उनके हुकूमत उनकी मदद कर रही है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कपिलवस्तु जिला विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ का मैं जो है एक रुक्न भी हूँ। मैं बराबर उनके मीटिंग में जाता रहता हूँ। तो पिछली बार भी एक बात आई थी कि बॉर्डरी इलाके में जो भी मदारिस हैं, हम यानी उनमें जा कर के वहाँ चेकिंग करेंगे और अगर वहाँ पे नेपाली सब्जेक्ट नहीं है, विज्ञान नहीं है, इसी तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, अगर गणित, मैथ नहीं है, तो यानी ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ उन्हें पढ़वाया जाए। क्योंकि हमारे नेपाल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं और 8वीं जमात, 7वीं जमात या तीसरी जमात, चौथी जमात पढ़ते हैं, पता चलता है उन्हें मैथ कुछ भी नहीं आता है। बस हमारे मकतब में जो मतलब ये है कि ज़रब, घटाना, जोड़, तक़सीम जो चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, वही पढ़ा दी जाती हैं, बकिया और ऊपर हमें कुछ नहीं मालूम होता है। उस और बाद में आकर के दिक्कत कहाँ पैदा होती है कि अगर थोड़ी बहुत कहीं पे कोई चांस नौकरी की मिलती है, चाहे नेपाल में हो या कहीं भी हो, तो किसी न किसी सब्जेक्ट में वो कमज़ोर पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे हिसाब-किताब का मामला है, तो हिसाब-किताब भी हमारे यहाँ आलिम उलमा के आप देखें अचानक उनको कोई हिसाब जोड़ना हो, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि नसाबात के ऊपर ध्यान दें और हुकूमत जो कुछ यानी आपसे मुतालबात कर रहा है, आप उन कागज़ात को पूरा करने की कोशिश करें, हुकूमत आपकी भरपूर ताउन करेगी। और मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने देखा है जी?
असल में होता ये है कि वो जाकिर साहब का जो कहना था वो दूसरी बात है और आप जो कह रहे हैं वो दूसरी बात है, समझ रहे हैं? मैं आपके वो सवाल का छोटे जवाब लेवल दिया का था जितने अभी। भी छोटे लेवल का जितना भी मदरसा है उनको वो लोग जो दर्ता करवाए हुए हैं उसमें कहा ना आपने कि उसमें जाकर के हम जबरदस्ती ये सारी चीज़ें दाखिल करेंगे और वो कर सकते हैं। लेकिन जो भी मदारिस हमारे यहाँ हैं, बड़े बड़े मदरसे जो हैं उनको दर्ता तो कराना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी वो आज़ाद होते हैं। वो किसी कोटा को वो पसंद नहीं करते हैं, वो कोटा सरकार से नहीं लेते हैं। और यही वजह है कि उनके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए कि जब आप कोटा लेंगे तो अपना सब्जेक्ट डालेंगे उसके अंदर, और जैसे वो अपना सब्जेक्ट डालेंगे तो आप बेबस हो जाएंगे उसके अंदर। आप फिर वो जिस तरह से आपकी पढ़ाई होगी वो बुखारी मुस्लिम ही कराएंगे, ये कराएंगे, वो सब नहीं हो पाएगी। ये असल में वो कहना चाह रहे थे कि इसके ऊपर अगर कोई मदरसा सरकार से कोटा लेना चाहता है, बोर्ड वाला कोटा, तो वो ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये भी अभी एक ही जगह हुआ है, सिर्फ झंडानगर के अंदर 5 नंबर प्रदेश में सिर्फ हुआ है, बाकी नेपाल में वो कहीं नहीं है। ये बोर्ड वाला भी सिलसिला अभी हम लोगों को हर जगह करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो बोर्ड है तो बोर्ड के अंदर की जो पढ़ाई होगी, जैसे इंडिया में पढ़ाई होता है ना, उस्तानिया, फकानिया, मौलवी, आलिम, है ना, फाजिल, वो सारी चीजें जो होती है उनका वैल्यू है वहाँ पे, और वो उसके जरिए से आपको नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फारिग हो जाते हैं, फजलत तक की तालीम हासिल कर लेते हैं, तो उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इल्ला ये कि आप बोर्ड के थ्रू पढ़ें। और जब बोर्ड के थ्रू पढ़ेंगे तो फिर आप वो जो दस्तार फजीलत होती है और वो सारी चीजें होती है वो आपको उस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। और इंडिया के अंदर यही चीजें हैं, जैसे हमारे सल्फिया हो गया, इब्न तैमिया और बहुत सारे इस तरह की बहुत सारे मदारिस हैं जो सरकार से सारी चीजें नहीं लेती हैं, और जो लेते हैं तो वहाँ पे बोर्ड है और बोर्ड का बाजाब्ता जो है उसको उसका सर्टिफिकेट और वो सारी चीजें उसको दाखिल करना पड़ता है, वस्तानिया फकानिया वाला खास तौर से। शेख ऐसा है जी कि यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 2 किस्म में जो तकसीम किए हैं, ये 2 किस्म में नहीं है बल्कि 3 किस्म में है। एक तो ये है कि स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, और एक ये है कि जो इस वक्त में जो लोग जो है दर्ता कराए हुए हैं ये वजारत तालीम से मदारिस हैं, लेकिन ये वजारत तालीम से ये जो रजिस्टर्ड करवाए हैं, तो जाहिर बात है कि इसमें हुकूमत दखल दे सकती है, क्योंकि आपके साथ हुकूमत जब ताउन करती है तो वो भी अपनी जो है कुछ चीजों को रख सकती है। लेकिन असल मसला क्या है कि बोर्ड गठन हो जाए, जिस तरह से जो आप देखते हैं इंडिया में बोर्ड गठन है और बोर्ड के मातहत है, तो उसमें आप कुछ सब्जेक्ट या कुछ मादा आप हुकूमत की तरफ से या जो उनके स्कूल में है उसको रखें। आ रही आवाज? जी जी आ रही है। जी जी आ रही है। हाँ, वो रखें, और क्या है बाकी दिनियात वगैरह रखें, लेकिन बोर्ड से मुल्हक हो, ताकि आपको कोई परेशानी भी ना हो हुकूमत की तरफ से। आप यानी समझे कि इज्न यानी इजाजत के साथ साथ ये लोग चल रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है उनकी निगरानी में जो कुछ भी है तो ये रजिस्टर्ड है, ये लोग अपने तरफ से कोई चीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बोर्ड के मातहत में हो। तो सबसे पहले बोर्ड गठन होना चाहिए और बोर्ड के मातहत में हो, और उसके अंदर हुकूमत आपको मुदाखलत नहीं करेगी। यानी मतलब ये नहीं है कि ये लाजिम करार दे कि ये जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाएं, उनके सब्जेक्ट को, और ये हम लोगों की जरूरियात में से भी है कुछ चीजों को पढ़ाना जो हुकूमत के इसमें है, जैसे नेपाली है, या इसी तरह से जो है मैथ है, या इसी तरह से इंग्लिश है, ये सब जो है लाजमी है हमारे मदारिस के अंदर भी, ताकि जो बच्चे हैं या जो लोग फारिग होते हैं वो अपनी बात को हुकूमत के सामने रख सकें, या अगर वो शहादत या वो सनद जो है अगर हुकूमत तस्लीम करती है या करेगी बोर्ड से जब गठन हो जाए, तो हम उस चीज को जो है कहीं पे जॉब करें, कहीं पे जो है कुछ करते हैं, तो हम उस चीज को अंजाम दे सकें। ऐसा नहीं कि हमने जो है फारसी में जो है किया है, जिस तरह से जो है अब इंडिया ही की बात कर लें, तो ये फारसी जुबान जो उन्होंने बोर्ड की तरफ से रखा है या बोर्ड में है, ये कहाँ की जुबान, किस लिए जो है हिंदुस्तान में पढ़ाते हैं लोग या पढ़ाई जाती है? इससे क्या फायदा है? ईरान जाना है या इंडिया ही में ईरान को कायम करना है? ये सब नहीं, दीनी है तो आप अरबी ये करें, और दूसरी जुबान के बनिस्बत आप नेपाली को लाएं, मैथ को लाएं, इंग्लिश को लाएं, ताकि ये जो है इंटरनेशनल तौर पे हम उसको जो है कर सकें, अपने मुल्क के अंदर भी उससे खिदमत कर सकें, या हुकूमती तौर पे हम जो है जिस तरह से बोर्ड से लोगों ने करके इंडिया में जो है हुकूमत से जो है नौकरी लिया है,
हम लोग भी ले सकते हैं, उससे जो है अनुदान वगैरह ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। तो इसको 3 इसमें जो है तकसीम करना चाहिए, या खास तौर से जितने भी मदारिस हैं उसको बोर्ड गठन करके बोर्ड से करवाना चाहिए, और वजारतुत तालीम जब तक के लिए जब तक बोर्ड गठन नहीं है फिर उसको जो है बोर्ड के तहत कर देना चाहिए। जब जो है बोर्ड कायम हो जाए, तो यही अभी तक मेरे ख्याल में यही जो है मुश्किल है कि अभी तक हम लोगों ने जो बोर्ड गठन नहीं कर पाया है, या उसके लिए इकदाम नहीं कर पाया है, या हुकूमत की तरफ से हमारी जो है अभी तक मंजूरी नहीं हुई है। तो ये जो है अहम जोर देने की जरूरत है कि बोर्ड गठन हो और हुकूमत की तरफ से उसकी जो है स्वीकृति हो, फिर उसके तहत मदारिस को रजिस्टर कराया जाए। जी, जी, बहुत अच्छा है। सही आप सही कह रहे हैं, जी, 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 क्योंकि हमारे यहाँ देखें, अव्वलन तो शेख देखिए, अगर हुकूमत की तरफ से ये दबाव पड़ता है कि हम नेपाली पढ़ाएँ या मैथ पढ़ाएँ या इसी तरीके से जो है विज्ञान पढ़ाएँ, तो ये कोई दबाव नहीं है, ये तो हमें पढ़ाना ही है और हमें पढ़ना ही है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो ज़बान और इसी तरीके से साइंस, मैथ, गणित ये तो हर इंसान के लिए ज़रूरत है, इसे तो हमें पढ़ाना, इसे हम हुकूमत की तरफ से कोई यानी ज़बरदस्ती ना समझें, और ये हमको खुद यानी इस पे पहल करना चाहिए। बहरहाल बोर्ड की जहाँ तक बात है, तो इस पे भी हमें पहल करनी चाहिए। हकीकतन ये है कि बोर्ड के थ्रू अगर हम इस काम को अंजाम दें, तो मेरे लिए बेहतर होगा, और दूर ना जा कर के हम लोग पहले यही यानी इस बात के लिए कोशिश करें कि पहले हमारा जो बोर्ड का मामला है, हम उसे हल करें। जब तक ये मामला हल नहीं होगा, तब तक हुकूमत तक पहुँचना हमारे लिए मुश्किल है। पहले हम जहाँ नीचे से जो चीज़ें हमारे यहाँ गड़बड़ है, जो कुछ कमी नज़र आ रही है, उसको हम दुरुस्त करें। कोशिश ये हो कि इस प्लेटफ़ॉर्म को सबसे पहले हम दुरुस्त करें, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, और बगैर दुरुस्त किए हुए हम बिल्कुल यानी चोटी पे पहुँच कर के चाहें कि हम कोई चीज़ तलब कर लें, तो ये जी हमारे लिए जी। तो बहरहाल मुश्किल होगा। पहले हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जी। जी, जी, माशाल्लाह। आज वो हमारे जाकिर भाई को मैं बोला हूँ, शायद वो नहीं आ पा रहे हैं या कोई मुश्किल है उनको, है ना? तो बहरहाल वो नहीं आए हैं, तो हम लोग ये हमारे कलीम भाई अभी जुड़े हैं हमारे साथ, अभी जुड़े हैं, और ये भी एक स्कूल चला रहे हैं, एक स्कूल। बहरहाल एक सवाल मैं कर देता हूँ पहले ही जाकिर साहब से, एक सवाल करता हूँ हाँ, जाकिर साहब से, ताकि जो है रिकॉर्ड वहां तक जो है पहुंचे। इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत काम भी किया है, और मैं मैसेंजर के जरिए से उनसे जो है कई बार बात कर चुका हूँ, और मुख्तलिफ जगह पे वो दौरा भी किए हैं। तो एक चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वो कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे संविधान के बारे में, कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम रखना चाहते हैं। अभी तक जो है ये 72 का संविधान है, और उसमें हम जो है कुछ तरमीम चाहते हैं, या बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी किए हुए हैं, कुछ जो है क्या क्या हमको मुतालबा करना है, और अगर तैयारी किए हुए हैं तो कहाँ तक उन्होंने जो है तैयारी की है, उसको उलमाए किराम से या इसी तरह से और भी जो है जो लोग हैं सियासत में और इसी तरह से जानकार, तो ऐसे लोगों को बैठ करके हल किया है कि हमें क्या क्या पास करवाना है, ताकि उसके अंदर कोई तब्दीली जो है या कुछ मांग हो तो हम उसको मुकम्मल तौर से पेश कर सकें। ये ना हो कि आज हम चंद चीजों को पेश करते हैं, फिर बाद में भी मुतालबा करें, नहीं ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये मांग की कमी है, ऐसा ना हो। उसको मुकम्मल तौर से तैयार किया जाए, और जिस वक्त में जो है हम मांग करें और जिस वक्त में तब्दीली आए संविधान वगैरह, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टी वाले जो है मांग कर रहे हैं, या इस तरह से जो है उन लोगों की इस पे है कि अभी तक जो है जो संविधान बनाया बनाया है तो वो नामुकम्मल है, नाकिस है। तो उसको जो है मांग को पूरी करें, तो उसी वक्त में हम मुस्लिम भी पेश करें, और बिला जो है तफरीक, बिला तफरीक इसके अंदर जो है कोई मजहब या कोई इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, जो हर मुस्लिम के लिए फायदेमंद हो। इस तरह से जो है मिल बैठ करके उसको तैयार करके रखें, ताकि उस चीज को पेश करें और फिर कोई जो है नक्स या कोई कमी न रह जाए। जी, बिल्कुल ठीक है, ये सवाल मैं उन तक पहुँचा दूँगा, और मैं उनसे तलब भी करूँगा, अगर वो आ सकते हैं अभी तो सुन रहे होंगे तो ज़रूर आएँ, है ना? क्योंकि फेसबुक पे भी चल रहा है माशाल्लाह, और वो सुन भी रहे होंगे तो आ सकते हैं, या अगर क्या प्रॉब्लम है उनका नहीं समझ में आया, बहरहाल मैं पूछूँगा उनको बाद में, और ये सवाल भी उन तक पहुँच जाएगी। तो आज चूँकि हम लोगों का कई मीटिंग, 1-2 मीटिंग भी था, लेकिन वो नहीं हो पाया, और बाद में और भी एक मीटिंग है शाम के अंदर, तो हम लोगों को थोड़ा सवेरे भी जाना पड़ेगा। तो आज हम लोग बहुत लंबा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस बीच में अगर आप लोग जो भी सवाल करना चाहें, है नहीं, तो आप लोग कर सकते हैं। कलीम भाई, अगर आप सुन रहे हो तो कुछ बोलना चाहेंगे नेपाल में तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक से,
मुसलमानों को बच्चों को कैसे पढ़ाना, कैसे लिखाना, कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, 2 मिनट। ऑडियो खोल लें। जी सलाम अलैकुम रूम बंद रहमतुल्लाह। कर लीजिए, बहुत बोलना आ रही है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई फौज आपके साथ, हटाइए सब बोलिए। कोई बात नहीं, आप ऑडियो बंद कर लें, ठीक है, कोई बात नहीं है, बाद में बोलिए। चलिए अभी शेख अब्दुल रहीम साहब, जी मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा प्रोग्राम जल्दी खत्म हो जाए, है ना, क्योंकि अभी 3 बजने ही वाला है। तो आप जो है सदारती कलिमात के साथ जो है इस प्रोग्राम का जो है अख्ताम करें। आप चंद नसीहतें और मदारिस के ताल्लुक से भी हो, या अपने मदारिस के ताल्लुक से हो, या स्कूल के या कॉलेज के ताल्लुक से, जिस तरह से भी हम बच्चों को, अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन दें ताकि हमारे बच्चे ऐसा ना हो कि पढ़ लिख करके भी वैसे ही रह जाए और कोई काम ना कर पाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, तो पढ़ने के बाद उन्हें जो हमारा हक है नेपाल के अंदर, वो हमें हक मिले। तो कैसे मिल सकता है उसके लिए, मैं क्या ये मुमकिन है कि जैसे मरकजुल फुरकान है और जामिअतुल फारूक, तो क्या इसको जो है किसी स्कूल से ऐसे मुआदला किया जा सकता है कि हमारे सारे बच्चों का जो है नाम लिखा दिया जाए वहाँ पे, और यहाँ भी पढ़े और वहाँ भी पढ़े, और इस तरह से कम कम दोनों जगह का सर्टिफिकेट वो हासिल कर सके? क्या ये मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो कोई क्या तरीका हो सकता है? थोड़ी सारी बातें वजाहत से करें ताकि बच्चे फारिग होने के बाद अगर वो आगे पढ़ना चाहें, इंजीनियर, डॉक्टर और कुछ भी बनना चाहे, तो उसके लिए मुमकिन हो सके। ये मैं चाह रहा था। जैसे आलिया से फजलत की तालीम हासिल करने के बाद जो है मादला है जामिया मिल्लिया से, उसके बाद जो है हमदर्द से, और जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तकरीबन सबसे उनका मादला है। तो लोग यहाँ से पढ़ के वहाँ पे जा करके जो है अपना MA करते हैं, और जिनको जो चीज डॉक्टरी करना है डॉक्टरी करते हैं, जो जिनको जो पसंद है वो अपना करते हैं। क्या ये मुमकिन है हमारे नेपाल के मदारिस से फारिग होने के बाद, क्या हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें पे अगर मुमकिन है तो बताइए, और दुआया कलिमात के साथ इसका अख्ताम कर दीजिए। तालीम साहब आज आए हैं लेकिन वो वीडियो नहीं खोल रहे हैं, तो अगर वो बोलना चाहे तो जरूर हमें बताएं, तब इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा, वरना हम को ख़त्म कर देंगे इस शेख सदर साहब के दुआया कलिमात के साथ। तालीम साहब, चलिए लगता वो नहीं है, इसको ख़त्म ही करते हैं इंशाल्लाह, बाद के लिए जो भी होगा तो बाद में हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। चलिए शेख अब्दुल रहीम साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बाद। जी, तालीम व ताल्लुम से पिछले कई हफ्ते बात हो चुकी है, और ये तालीम व ताल्लुम वो चीज़ है जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और इसीलिए ख़ास तौर से दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के साथ-साथ दीनी तालीम, या दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम की हो, दोनों मरबूत हैं, एक दूसरे से मरबूत हैं। हमें दुनिया में भी जो है और आखिरत में भी, दोनों के लिए जो है तालीम की ज़रूरत है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम का होना, ओ मिस्टर शकील साहब, तालीम का होना ज़रूरी है। जी बोले बोले। तो बहरहाल तालीम के ताल्लुक से एक फ़िक्रा मैंने दिया था, और ये भी बतलाया था कि इस चीज़ को हम घर से शुरू करें, और बच्चों को बिलखुसूस जो मैं बतलाया था कि आप छोटी-छोटी दुआ है खाते वक़्त जो है बिस्मिल्लाह पढ़ें, तो ये भी एक तालीम है कि खाने से पहले जो बिस्मिल्लाह कहते हैं बच्चे जो है सुनें और बिस्मिल्लाह से शुरू करें। दाहिने हाथ से जो हदीस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं पढ़, यानी वहाँ तक पढ़ पाए हैं, अभी जो है खुद नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें चलते-फिरते भी तालीम हो सकती है, इसका नाम भी तालीम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो है कोशिश करनी चाहिए हर फर्द को, और जहाँ भी हो, कहीं भी हो, इसके लिए जो है आप माहौल बनाएं, माशरा के अंदर जो है इस चीज़ को
राइज करें कि किस तरह से जो है हमारे बच्चे इस्लाम को जान सकें। और यह जो है बहुत अहम चीज है माहौल माशरे के अंदर, क्योंकि बच्चे जो बिगड़ रहे हैं ये वालिदैन की कोताही की वजह से। यहाँ से पैसे भेजते हैं, पैसे की जो है परवाह नहीं करते हैं, बच्चे पैसे ले करके आवारागर्दी करते हैं, मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, इसी तरह से दूसरी चीजें करते हैं, लेकिन अपने माहौल के लिए या अपनी जो है सुधार के लिए या तालीम के लिए हम उतना जोर नहीं देते जितना हम जो है बच्चों की ख्वाहिशात के ऊपर जोर देते हैं। तो ये ख्वाहिशात को जो है तर्क करके या कम से कम उसको कम करके और हम जो है तालीम के ऊपर जोर दें, जितने भी लोग हैं, और हम उलमाए किराम इसके अंदर रहनुमाई करें, क्या कहते हैं, अपने गांव माहौल माशरे सबको जो है। तो ये चीज है बिलखुसूस। रह गई बात जो जामिया के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है शुरुआत किया है, और सारे लोग जो है जानते हैं कि पहले जो है सानवियत तक तालीम होती थी, इस साल जो है फजीलत तक तालीम है, और असातिज़ा और बच्चे सारे मौजूद हैं, और तालीम जारी और सारी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको हम ये चाह रहे हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था कि इसको क्या है स्कूल से भी जो है यानी जो ज्वाइन करें, और इसके लिए मैंने कहा था हुकूमत की तरफ से भी मैंने जो है किया है, तो इसको बतदरीज कर सकते हैं। हम तैयारी में जो है लगे हुए हैं, बल्कि इस वक्त हमारे पास जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, हमारे पास 3-4 यानी साल से पढ़ रहे हैं, तो अभी 7-8 क्लास में किसी भी जो है स्कूल के अंदर दाखिला ले सकते हैं। 7 क्लास तो बगैर जो है कहे हुए 7 और 8 क्लास में ले सकते हैं। तो ये जो है हमारी तैयारी है कि यहाँ से बच्चे जाएं तो कहीं भी स्कूल के अंदर भी दाखिला लेना हो तो आसानी के साथ उनको दाखिला मिल जाए। लेकिन ये बात जो आ रही बोर्ड वगैरह गठन की और दूसरी, तो हम चाहेंगे कि बिल्कुल बराबरी का जो है दर्जा मिले, और उससे पहले जब तक जो है गठन नहीं हो रहा है तो ऐसा जो है ये है कि आप जो है यानी इंसान जो है चाहे तो उसमें जो है स्कूल वगैरह में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर दोनों तालीम आप जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर आप पढ़ें नहीं, सिर्फ इम्तिहान भी देना चाहते हैं, तो स्कूल में आपको पूरे साल का फीस जमा करना होगा। फीस है, जो भी फीस है तो आपको जमा करना पड़ेगा। जो 8 क्लास हो, 9 क्लास हो, 10 क्लास हो, तो ये सब जो है जमा करना पड़ता है। वो लोग पूरे साल का लेते हैं, ये मैंने मालूम किया है। तो ये बेहतर है कि आप जो है 7वीं 8वीं तक पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद आप चाहें तो 2 साल 3 साल पढ़ा करके, यानी बच्चे जो है 8 क्लास 9 क्लास में जो है दाखिला ले सकते हैं। जब यहाँ से फरागत हो जाए तो आराम से 9 क्लास तक जो है 9वीं क्लास में जो है दाखिला हो सकता है। तो 9 क्लास 10 क्लास जो है 2 साल पढ़ा के, या क्या है गवर्नमेंट का सिस्टम अभी 10+2 है, या 12वें में SLC का देते हैं, तो इस तरह से तैयारी करा करके उनको दिया जा सकता है। रह गई बात कि मान्यता, तो इसके लिए भी जो है यानी वो लोग जो है आसानी से ले सकते हैं या नहीं, तो ये सब भी जो है इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। जैसे हम जो है बोर्ड से यानी मतलब जो है हुकूमत से करा रहे हैं 2 क्लास तक करवा है, 4 तक करवा रहे हैं, इसी तरह से जो है तो जब जो है हुकूमत हमें उस क्लास तक पास कर रही है उस चीज को, तो उसको लेकर के हम किसी स्कूल में कर सकते हैं, करा सकते हैं। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, इंशाअल्लाह ये जो है आसान हो जाएगा। इसको हम बतदरीज बढ़ा रहे हैं। जब सर्टिफिकेट देंगे तो उस चीज को जो है उस चीज को भी हम जो है वज़ारत तालीम में रखेंगे और इस तरह से जो है पास करवाएंगे, तो ये सब जो है आसान हो जाएगा। असल चीज क्या है कि बेसिक तालीम होनी चाहिए। सिर्फ जो है ये नहीं कि जो है मंजूरी हो जाए और बच्चे के अंदर तालीम ना हो। अहम चीज क्या है तालीम, कि बच्चे क्या नेपाली बोल सकते हैं, बच्चे क्या जो है 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास बतदरीज जो है जिस क्लास के अंदर अरबी में है तो उसी क्लास के तहत जो है उसको कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये अहम चीज है। मैं बतलाऊं आपको कि मेरा खुद बच्चा यानी बोर्डिंग स्कूल से, बोर्ड से समझ लीजिए, यहाँ इंटरनेशनल स्कूल जो कहते हैं सऊदी अरब में या कहीं भी कतर में या कहीं पे भी इंटरनेशनल नेपाल में इंटरनेशनल स्कूल होता है, स्कूल से मेरा बच्चा ने 6 क्लास पास करके 7वें में दाखिला लिया था। लेकिन हमने 6ठे के बाद 7वें क्लास के अंदर या 6ठे क्लास के अंदर अरबी में दाखिला कराया, डायरेक्ट अरबी में दाखिला कराया। वो क्यों जो है, इसलिए कि जो 1-2 सब्जेक्ट जो देता है यहाँ पे हुर्रियत होती है किसी भी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर कि आप उसके अंदर क्या फ्रेंच पढ़ाना चाहते हैं, उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, अरबी पढ़ाना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके अंदर मैंने उसको अरबी रख दिया था। अब वो अरबी जो है सीखते गए बच्चे, और ये हुआ कि जो है 6ठे क्लास के अंदर आसानी के साथ उसका जो है दाखिला हो गया अरबी के अंदर। क्योंकि मादे आप साइंस कहते हैं उसी को उलूम कहा जाता है अरबी के अंदर।
अब अगर बच्चा उलूम पढ़ा हुआ है तो वो साइंस को जो है कवर करेगा, या साइंस पढ़ा हुआ है तो वही चीज जो है अरबी के अंदर, वही चीज इंग्लिश के अंदर है। इसी तरह से और भी जो है मादे होते हैं, मैथ वगैरह है, वो भी जो अरबी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो ये सब असल जो है बेसिक जो पढ़ाई होती है वो मजबूत होनी चाहिए। तो इस नाहिया से जो है बच्चों को की तैयारी जो है हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह मरकज के अंदर, और उसमें कुछ बोर्डिंग किताब वगैरह जो है और कुछ सरकारी किताब है, जैसे नेपाली वगैरह है तो सरकारी किताब है, और इंग्लिश हमने बोर्डिंग स्कूल का रखा है, तो ताकि बच्चे जो है मजबूत हों, और इसके लिए जो है बासलाहियत असातिज़ा वगैरह हैं ताकि जो है कवर कर सके। तो ये चंद बातें थी, और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई सवाल वगैरह नहीं है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलख़ुसूस, मैंने कई बार कहा है कि हम अपने बच्चों को जिस मुल्क के अंदर है उसके अंदर तालीम दें। और ये भी मैं कहता हूँ असातिज़ा वगैरह को कि यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से जाने के बाद ख़ास तौर से जो सऊदी अरब से फ़ारिग होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप मुल्क नेपाल ही के अंदर पढ़ाएं। अब जिस तरह से भी हो, जिस तरह की इम्कानियात हो, आप हल तलाश करें। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप अपने कौम के बारे में पूछे जाएंगे, आप दूसरे कौम के बारे में नहीं, बल्कि अपने कौम के बारे में पूछे जाएंगे। हर आदमी जो अपने अपनी मसूलियत जो है उसके मातहत में उन लोगों के बारे में सवाल किए जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे जालियात में जो लोग काम कर रहे हैं तो अपने कौम के अंदर कर रहे हैं। नेपाली हैं तो नेपाली के लिए, फिलिपीनी है, दाई जो है फिलिपीनी के अंदर, हर आदमी काम कर रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ से फारिग होकर जाते हैं तो हम अपने मुल्क के अंदर काम करें, वक्त दें, और वहाँ पे किस तरह से जो है अच्छी तालीम हो सकती है उसके लिए कोशिश करें। और इसी तरह से जो बच्चे जो बाहर जाते हैं, बाहर न जाकर के अपने मुल्क के अंदर पढ़ते हैं, तो उसकी सलाहियत जाहिर बात है नेपाली के अंदर होगी और इंग्लिश के अंदर होगी, और इसी तरह से जो है दूसरे मादे के अंदर। तो ये सब जो है जरूरी है नेपाल के अंदर पढ़ाना। इल्ला माशाअल्लाह देखेंगे इंडिया से बहुत सारे लोग जो है पढ़ते हैं, लेकिन नेपाली बहुत कम जानते हैं। यानी मतलब वही लोग जानते हैं जिसके घर में पहले से कोई नेपाली पढ़ा लिखा हो और उसने जो है कुछ पढ़ा दिया हो तो वो जानते हैं, वरना नेपाली के अंदर कोताही होती है। तो ये जरूरी है कि हम नेपाल के अंदर तालीम हासिल करें और इस चीज को जहन से निकाल दें। मदारिस वगैरह पहले जो है बहुत कम थे, लेकिन इस वक्त में बहुत सारे सानवियत तक के मदारिस हैं, बहुत सारे फजीलत तक के भी जो है कई एक हो गए। तो इस तरह से जो है नेपाल के अंदर तालीम दें, ये हमारे लिए हर नाहिया से मुनासिब है और बेहतर है। इतने पे मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही समझ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी भी इस्लाह फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर हमें कामयाबी अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिस्क के अंदर कुशादगी अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर तरह के बला आफत से महफूज मामून कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के ऊपर उसके रास्ते कुशादा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मुसलमानों को ताकत और कुव्वत बख्श। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के दिलों से कीना कपट बुग़्ज़ को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बाहम मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। हम तो सदारती कलिमात के बाद हमेशा ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन चूँकि हमारे साहब को देख रहा हूँ बार बार मसल्ली भी बिछा रहे हैं और वो मस्जिद में शायद है, अजान देने के चक्कर में है, तो उससे कहीं टाइम ना भाग जाए। भाई खैर परेशानी है। अब अपनी आवाज़ खोल लें, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? आवाज़ आपकी नहीं खुली है। जी अब बोलिए। सालिम साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सालिम साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हम तो यहाँ सऊदी में है, टाइम मेरा हो रहा है अभी 4 मिनट बाकी है, 15 पे अजान है, तो मैं मस्जिद पहुँच चुका हूँ। यहाँ इमामत खिताबत सब कुछ करना पड़ता है खुद ही। किस मस्जिद में है? मैं मेन कैंप वाली मस्जिद। अच्छा मेन कैंप में है। मैं था उधर, वो क्या बोलते हैं उसको, बीसीटी में मैं था पहले। हाँ 192 बीसीटी। हाँ तो हाँ
बहुत अच्छी बात हुई यहाँ आज इसके ग्रेजुएशन या शिक्षा के मुतालिक, तालीम के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। और मशवरा भी जाकिर साहब ने सही दिया और बेहतर दिया। और मौलाना अब्दुल रहीम साहब भी बहुत अच्छी बात की है, नसीहत के तौर पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, और हमेशा हर हम लोगों को भी पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, और ख़ास तौर पे अपने मुल्क का एहतमाम करना चाहिए, अपने गांव घर का भी एहतमाम करना चाहिए। वबिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा टाइम हो गया। चलिए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी के साथ हम इस मजलिस का अख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।